नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। कोरोना महामारी विषय पर खरी बात न्यूज चैनल के कार्यक्रम आमने सामने में आज हमारे साथ हैं झांसी के जिला अधिकारी आंद्रा वामसी जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी की दोनों लहरों से उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर कैसे मुकाबला किया, क्या अच्छा हुआ और क्या नहीं हुआ, उनका अनुभव कैसा रहा और जिले की जनता से वह क्या चाहते हैं। आइए कराते हैं आपकी मुलाकात झांसी के जिला अधिकारी आंद्रा वामसी जी से। स्वागत है आपका चैनल खरी बात न्यूज में। सर, हम कोरोना से रिलेटेड कुछ जनमानस के सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि जैसा कि हमने देखा कि पहली लहर के बाद ये दूसरी लहर जो थी वो काफी ज्यादा भयावह रही है, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? इस पर यही कहना है कि अप्रैल 1 तारीख के आसपास इंदौर में नाइट कर्फ्यू की जो एक खबर हमको मिली थी और उसको देखते हुए हमने 10 दिन का जो एक प्रेडिक्शन था कि 10 दिन में हम लोगों को भी अलर्ट रहना है, ये सूचना हमने जारी कर दिया था जनपद में। और तत्क्रम में जनपद में टेस्टिंग बहुत तेज़ी से एक एक कॉलोनी को पायलट बेसिस पे लेते हुए हम लोग प्रतिदिन 6000 से ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे थे। ये बात स्पष्ट है कि शुरुआत की जो टेस्टिंग के दौरान हम लोगों को 80 केसेस मिल रहा था या 90 केसेस मिल रहा था और बीच में मंत्री जी का आगमन हुआ था और उनकी समीक्षा भी की गई है। लेकिन उसके ठीक 15 दिनों के बाद यहाँ पे जब ये एक तरफा जो भी है नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ गया था, जो पीक था वेव का लगभग 800 से लेके 1200 के आसपास केसेस आ रहा था। अब कोई भी अगर वायरस के इफेक्ट हो, हमें अपना जो भी है स्वास्थ्य की तैयारियां पूरी करना चाहिए। मुख्य रूप से हमारे नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स की संख्या, हमारे बेड्स की संख्या और कोविड से जुड़े हुए जो इतरत्र चीज़ें जैसे ऑक्सीजन बेड्स की संख्या, वेंचुरी बेड्स की संख्या, HNFOs की संख्या और साथ में ये बाईपैप और सीपैप मशीन्स की उपलब्धता की संख्या, ये हमने सुनिश्चित कर दिया था कि लगभग 221 के आसपास वेंटिलेटर्स एक्टिव स्टेट पे था और 90 से ज़्यादा बाईपैप्स एक्टिव स्टेट में था, लगभग 86 HNFOs भी एक्टिव स्टेट में था, लगभग 92 हॉस्पिटल्स झांसी में कार्यरत था। और इन सबको मॉनिटरिंग करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होना है जो हमारे ऑफिस के सामने ही है। तो टेस्ट, ट्रीट एंड प्रोटोकॉल पे, टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट पे भी ध्यान देना है और इन्फेक्शन को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बना के उस एरिया को दूसरों से अलग करके संचालन कराना है। ये मेजर हमारा स्ट्रेटजी रहा था और जनता को बहुत सारी सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं तो फिर तो उनके प्रचार प्रसार भी कराना है, जो हमने अपना होर्डिंग्स और पोस्टर्स के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया था, ताकि ये हम लोग सुनिश्चित किए कि यहाँ पे ना कोई बेड की क्राइसिस हो जाए, ना कोई हॉस्पिटल की क्राइसिस हो जाए, ना कोई ट्रीटमेंट की क्राइसिस हो जाए। और साथ में ये भी इंश्योर किया कि ऑक्सीजन सप्लाई है, यहाँ पे 4 रिफिलर्स है, उन सबको अधिग्रहण करके, उनके सिलेंडर्स पे अधिग्रहण करके हमने सारे हॉस्पिटल्स को न्यूनतम में बांट के उनका प्रतिदिन की दैनिक उपलब्धता भी सुनिश्चित कर लिया था। और सरकार के सहयोग से हमें प्रतिदिन 24 मीट्रिक टन की जो टैंकर है हर दूसरे दिन मिलती थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे वो समस्या भी नहीं आई। सर, चूंकि हमने देखा कि पहली लहर से ज़्यादा भयावह दूसरी लहर रही है, तो पहली लहर में हमने 2 समस्याएं मुख्य रूप से देखी। पहली थी प्रवासी मजदूरों का पलायन, उनका टेस्ट, उनको उपचार पहुँचाना। लेकिन दूसरी जो लहर थी उसमें प्रवासी मजदूरों की इतनी दिक्कत नहीं थी। तो मेन जो दिक्कत दोनों में रही है वो थी हमारे मरीजों की जाँच कराना, उन्हें उपचार पहुँचाना, और दूसरी लहर में यही मेन दिक्कत थी। तो इसमें फिर भी इतनी लोगों ने दिक्कतें झेली, इतनी परेशानियाँ आई, इस पर आपका क्या नज़रिया है? इसमें मैं दिक्कत से ज़्यादा एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि लोग तैयार नहीं थे कि ऐसे एक पीक बहुत तेज़ी से आए। जैसे पिछले साल की जो तेज़ी मतलब लहर था, पीक में 100 केसेस आ रहे थे। इस साल की टेस्टिंग की संख्या वही थी, लेकिन इस साल की जो लहर है जिसमें 1000 पीक केसेस था। मतलब हमारी जो तैयारियां थी पिछले साल की तुलना में इस साल और बेहतर है, क्योंकि पिछले साल कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था। इस साल 90 हॉस्पिटल होने के बावजूद भी एक ही दिन में 1200 केसेस आ गया, तो फिर आपके बेड्स को भी उसी के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो डिस्चार्जेस का जो पॉलिसी बनी है उसमें त्वरित निर्णय भी लेना पड़ेगा। जब पीक में था ये इश्यू था कि जस्ट व्यवस्था जो सुनिश्चित करना है और लोगों को कहाँ पे जाना है, एक ये समस्या जो रही थी प्रचार के माध्यम से वो भी हमने दूरी कर दिया था। तो जितने हॉस्पिटल्स हमें जो सहयोग किया था उससे आधा समस्या अपने आप ही दूरी हो गए। और ट्रीटमेंट को लेते हुए कुछ लोग 2-4 दिनों में ठीक हो सकते हैं, कुछ लोग 2 महीना भी लग रहा है। और उस समय पे हमें एक्स्ट्रा बेड्स क्रिएट करना है, वो तो हम करते रहते थे। अब तो सारी बेड्स और सारी सुविधा खाली चल रहा है, क्योंकि कल तो सिर्फ 18 केसेस ही आया था, वही संख्या पे टेस्टिंग हुआ। तो दैट्स ऑल। सर हमने ये देखा कि अभी भी जो दूसरी लहर है वो ख़त्म नहीं हुई है, जिस वजह से जो लॉकडाउन है वो अभी भी झांसी में लगा हुआ है। तो अब जो तीसरी लहर आने वाली है, अगर वो आती है तो उस पर आपकी क्या तैयारी है? मैं उस शब्द को फिर मना करना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट लॉकडाउन, ये कोरोना कर्फ्यू है। कर्फ्यू मतलब कि कुछ चीज़ों को हम पाबंदित रख के बैठते हैं, लॉकडाउन मतलब पूरा क्लोज़ करना पड़ता। तो जो इस कोरोना कर्फ्यू के काल में पहले भी नाइट कर्फ्यूज़ था, फिर पूरा कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ था। इस टाइम पे जो नित्यावसर चीज़ें हैं उसको देखते हुए जहाँ तक उपलब्धियाँ हैं वहाँ तक ही हम लोग अपना जो भी है अपना ऑफिसेस को या नहीं तो अपना जो दैनिक संसाधन चीज़ों को खोल के रखें। अन्यथा सबसे अनुरोध ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और कम से कम बाहर आ जाए, जब ज़रूरत है तभी तो आ जाए। और वायरस इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए मूवमेंट को जब तक कंटेन ना करें तब तक कुछ नहीं हो पाए। अभी केसेस हमारा तो 1000 के नीचे आ गए हैं, 850 में चल रहे हैं हम लोग। अब अगले एक हफ्ते के अंदर इसको भी हम लोग डिस्चार्जेस ज़्यादा होने वाले हैं, तो फिर क्योंकि पिछले एक हफ्ते में डिस्चार्जेस ज़्यादा हुआ था और पिछले एक हफ्ते से केसेस भी कम आ रहा था, एक और हफ्ते में ये सारी चीज़ अपने आप 600 पे चल। सर इस टाइम पर पहली लहर और दूसरी लहर के पूरे टाइम पर जितना आपका यहाँ पर कार्यकाल अभी तक रहा है उसमें आपको सरकार, जनप्रतिनिधि और बाकी विपक्षी दलों से क्या सहयोग मिला है, मिला है या नहीं मिला? 100% मिला है। और जब भी कोई फीडबैक आता है यहाँ पे तो सर्वदलीय मीटिंग भी होती थी और कम से कम 2-3 बार हुई थी। और कोई भी सूचना देना है हमको सूचना देते रहते हैं। उसी की वजह से हम लोग ने रेमडेसिविर बांटने के लिए कमेटी बनाया था और उसी की वजह से वेंटिलेटर की व्यवस्था के लिए तो एक कंट्रोल रूम तैयारी करके रखा था। और उसी वजह से जो पेशेंट्स की जो कमांड एंड कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क होना शुरू हुआ था। और साथ में जब भी कोई मतलब ऑक्सीजन की सप्लाईज पे है तो फिर तो सारे एजेंसीज से बैठ के बात करना, बेड्स की कमी है तो फिर तो सारे प्राइवेट डॉक्टर से बैठ के बात करना, ये सब व्यवस्था। और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर एक्सेस चार्जिंग है तो फिर उन लोगों के संबंध में भी बातचीत करना, ये सारे फीडबैक हम लोगों को उन्हीं के माध्यम से मिला था। सर जैसे कि हमने देखा कि जो दूसरी लहर थी वो इतनी ज़्यादा भयावह थी कि गांव-गांव तक भी केसेस पहुंच चुके थे, लोग इन्फेक्ट होने लगे थे। तो वहाँ पर जो CHC और PHC सेंटर्स हैं उनके लिए अब आपने तीसरी लहर के लिए क्या तैयारियाँ की हैं? तीसरी लहर के संबंध में मैं कोई वैज्ञानिक आदमी नहीं हूँ जो स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो तैयारियां हैं, जब पीक में था झांसी सेकेंड वेव के पीक में था तब हमने देखा था कि 30 वेंटिलेटर की एक्सेस ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं है कि 30 वेंटिलेटर्स हमारे पास नहीं है, वो वेंटिलेटर है या बाईपाप है या सीपाप है, लेकिन ऑक्सीजन पाइपलाइन की जो डायमीटर है वो 27 मिलीमीटर से ज़्यादा वो 48 मिलीमीटर होना है। एक तो ये हम लोग तैयारी कर रहे थे अपनी तरफ से। और प्रति तहसील में हमारे L1 फैसिलिटी है लेकिन लोग उसको उपयोग नहीं कर रहा था, L2 पे जाना चाहते, तो इसलिए हम लोग उसको L2 लेवल पे एडवांस करने के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन, साथ में एक पावर जनरेटर बैकअप 50 किलोवाट का और कम से कम 20 ICU बेड्स की व्यवस्था करना है। ये हम अपना विधायक, सांसद निधि एवं CSR डोनेशंस के माध्यम से करा देंगे। और गांव के जो इन्फेक्शन के संबंध में बात करें, झांसी की जो स्थिति है वो एक भौगोलिक स्थिति अगर देखा जाए और डेमोग्राफी देखा जाए, 10 लाख जनता है देहात में और 10 लाख जनता है शहर में, जिसमें झांसी नगर में 6 लाख से ज़्यादा है और बाकी अन्य नगर पंचायत, नगर निकायों में 3 लाख से ज़्यादा। तो मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शन वॉज स्प्रेड इन अर्बन एरियाज दैन बीइंग स्प्रेड इनटू द रूरल एरियाज। जो अर्बन एरियाज़ में जो वायरल इन्फेक्शन है उसको कंटेन करना है, कंटेनमेंट जोन्स पर्याप्त है और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर्याप्त। रूरल एरिया में हम लोग अपना RRT टीम्स को हर तहसील में कम से कम 13 RRT टीम्स दे दिया था, जो मौके पर जाके
मेडिसिन किट बांट सकते हैं पेशेंट्स को। और प्रति गांव में एक निगरानी समिति है जिसको हमने 50 मेडिसिन किट्स दे दिया था। और प्रति गांव में आशा ANM और आशास को हमने ट्रेन कर दिया था टेस्टिंग के लिए, जो एंटीजन टेस्ट में। तो ये इंश्योर कर दिया कि हर CHC कम से कम 10 CHCs है 1000 टेस्ट देहात से करके दे दे। अभी तक 20,000 से ज़्यादा भी टेस्ट हुआ था देहात में, लेकिन कुल मिला के 56-60 केसेस ही आ रहे थे। तो गांव में वो इन्फेक्शन जो है यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से फैली नहीं है। जो भी मिला वो भी एसिम्प्टोमेटिक केसेस ही मिला। 1.5 साल से अप्रॉक्स आपकी जो यहाँ पर पोस्टिंग है, 1-1.25 साल से, उसके बाद से आपने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पे देखी कि पहली लहर आई, उसके बाद दूसरी लहर आई। इस पूरे टाइम में जो आपकी बाकी जो आपने सोच रखा था कि हमें यहाँ पर जो डेवलपमेंट करना है, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने सोचा था और इन सब की वजह से वो नहीं हुआ? अब आई विल काउंटर योर स्टेटमेंट अगेन। यहाँ पे कोविड टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और यू कैन ऑल्सो सी देम ऑन ग्राउंड लेवल बीइंग एग्जीक्यूटेड। लास्ट ईयर वन विलेज वन पॉन्ड स्कीम के नाम पे हम लोग ने 480 तालाब हमने सारे हमारे 496 ग्राम पंचायतों में बनाया था। लगभग 320 सब हेल्थ सेंटर्स को हमने कायाकल्प कराया था और लगभग 250 से ज़्यादा स्कूल्स हमने कायाकल्प भी कराया था। एक 4 लेन प्रोजेक्ट है मोरानीपुर का, जिसमें 100 करोड़ के आसपास ज़मीन अधिग्रहण करके 80 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है 65 किलोमीटर पूरा हो गया 4 लेन प्रोजेक्ट। यही एक प्रोजेक्ट है जेल चौराहे से लेके बबीना तक 11 किलोमीटर की जो 4 लेनिंग है, जिसमें 8 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर होना बाकी है। एक और प्रोजेक्ट था जो गुरसराय से लेके बदरवार का फीडर कैनाल है जो 5.5 किलोमीटर, जिसमें 5 किलोमीटर पूरा हो गया। एक हमारे नगर निगम का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसको हमने करा दिया था। और नगर निगम में 2 और प्रोजेक्ट्स हैं, हथिया ताल एवं हथिया ताल और पानी वाला धर्मशाला, जिसको हम लोग अभी भी पूरा करने वाले हैं अगले 3 महीनों में। पिछले 1 साल में डिफेंस कॉरिडोर को देखते हुए लगभग 3000 एकड़ की ज़मीन का अधिग्रहण भी हुआ था इधर। और साथ में अगर देखा जाए एक लखेरी बांध है जिसका भी निर्माण पूरा हो चुका था, जिसमें अभी 100 परिवारों को शिफ्टिंग करना बाकी है। तो देयर इज़ नथिंग दैट कोविड कैन स्टॉप द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। एक रिसेंटली कनेरा नदी नाम से एक बबीना ब्लॉक में 7.5 किलोमीटर का जो जिसका भी रेस्टोरेशन हुआ था। तो काम देना है और काम कराना है, ये सब कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसी बीच में पिछले साल 2 सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन हुआ था। एक तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है, दूसरा नेशनल आयुष रॉ ड्रग डिपॉजिटरी एवं रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब हमारे सामने और एक चैलेंज है कि सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कायाकल्प करना है और आयुष चिकित्सालय को कायाकल्प करना है और समितियों को भी कायाकल्प करना है, सहकारी समितियाँ, और साथ में स्कूलों जो बचे हैं उसको भी कायाकल्प करना है ये। और पिछले साल जो आधा हमने वेटरनरी हॉस्पिटल्स कायाकल्प कराया था, इस साल उसको भी पूरी करा देंगे। पिछले साल सारे हमारे 8 ब्लॉक्स को भी और 5 तहसीलों को भी कायाकल्प कराया। तो देयर इज़ नो सच थिंग दैट आई कैन से दैट वी आर नॉट able to deliver anything despite the COVID. Okay, COVID may give a break for 1 month, but it doesn't stop our process. It gives a time for us to plan the things in a judicious manner. That's all. सर, खरी बात न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को, जनता को और जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना है कि बहुत सारी चीज़ें फीडबैक आना ज़रूरी है और शिकायत को शिकायत जैसे ना देखिए, इसको फीडबैक जैसा देखते हुए whatever the best that we can do for the delivery of good public services, we can do it. हम भी धन्यवाद करते हैं झांसी के जिलाधिकारी आंध्रा वामसी जी का, जो निरंतर लोगों की सेवाओं के लिए हमेशा उत्पन्न रहे और कोरोना काल में हमेशा उन्होंने सहायता प्रदान की। तो आपने देखा और सुना झांसी के जिलाधिकारी आंध्रा वामसी जी को। उन्होंने बताया कि हमने इंदौर में कोरोना की स्थिति को देखते हुए अप्रैल के प्रथम सप्ताह से ही सावधानी बरती। हमने वेंटिलेटर बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था झांसी के 92 हॉस्पिटल में कर रखी थी, जिनकी मॉनिटरिंग के लिए टीमें भी बनाई गई। जनमानस को सतर्क और जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार भी किया गया। अस्पतालों को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन दी गई। सरकार से भी हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हुई। उनका मानना था कि जनमानस को उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से कोरोना का कहर बरपेगा, इसीलिए एकदम से स्वास्थ्य सुविधाओं में भी कमी दिखाई दी। फिर भी जिले में काफी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिली
उन्होंने कहा कि झांसी में अब संक्रमितों की संख्या काफी कम हो गई है व नियंत्रण पा लिया गया है। उन्होंने लॉकडाउन को कोरोना कर्फ्यू बताया। उनका कहना था कि लॉकडाउन होता तो सभी गतिविधियां पूर्णतः बंद कर दी जाती। उन्होंने जिले में अब 850 संक्रमित बचे रहने की बात कही और एक सप्ताह में 600 से कम की संख्या पर पहुंच जाने का विश्वास भी दिलाया। उन्होंने कोरोना महामारी की रोकथाम में सरकार, जनप्रतिनिधियों व विपक्षी दलों से पूरी तरह सहयोग मिलने पर उनका धन्यवाद भी किया। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को उन्होंने कंफर्म नहीं बताया, पर ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने, तहसील स्तरों पर L2 लेवल के कोविड अस्पताल, जनरेटर व 20 वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में असर अधिक दिखा। गांव में निगरानी समिति, ANM, आशा के सहयोग से जांच कराई जा रही है। 20,000 से अधिक जांचों में मात्र 56 संक्रमित पाए गए हैं, जिससे लगता है कि गांव अभी सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी जिले का विकास रुकने नहीं दिया गया। जिले के 496 ग्रामों में प्रत्येक गांव में एक तालाब तैयार कराया गया। स्वास्थ्य उपकेंद्रों का कायाकल्प कराया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष चिकित्सालयों, सहकारी समितियों, स्कूलों, पशु चिकित्सालयों, तहसील व ब्लॉक भवनों का कायाकल्प कराया जाना है। उन्होंने आम जनमानस से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। आमने सामने में आज का साक्षात्कार आपको कैसा लगा, ये कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताइए। तैयार रहिए, जल्द ही फिर आपसे मिलते हैं आपके जिले की किसी ऐसी ही खास शख्सियत को लेकर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर जाकर खरी बात सर्च करें और हमारे अन्य वीडियोस भी देखें। इसके साथ ही नीचे लाल रंग में दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे हमारा अगला वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। चलो।